समय मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जी सर। ठीक है सर। चलिए, सर तो एक देखिए बात आज पूछनी की थी अब। आज की मैं बता देता हूँ, 2 क्लास होने वाली है आपकी। समय एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आज आपकी 2 क्लास होने वाली है। एक क्लास तो मैं अभी आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सभी लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 26 जून 2025 का है। मैं आपको बता दूं, सोशल वर्क का फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम हुआ था, जिसका समय रखा गया था 9 to 12 AM। ये बात है कब की? 26 जून 2025 की है। इसकी एक क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, पार्ट 1 हो चुका है। आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 में लगभग क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है। इसमें 65 नंबर का जो सवाल था वो जीर्ण से था, यानी जरण से संबंधित था, यानी एजिंग से संबंधित था। ठीक है। और दूसरा, आज की जो क्लास का समय होगा आप लोगों का, आज शाम 6:15 पर क्लास आपकी स्टार्ट होगी, और वो होगा व्यवहारवादी सिद्धांत पर, जहां हम लोग बात करेंगे इवान पैट्रिक पावलाव के संदर्भ में भी, और साथ ही साथ BF स्किनर के बारे में भी। JB वॉटसन का टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूं, और उसके बाद हम अब्राहम मैस्लो के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो भी विद्वान हैं, EL थॉर्नडाइक, उनके बारे में भी आज हम लोग शाम को चर्चा करेंगे। तो वो हमारा होगा थ्योरी पर आधारित होगा। कैसे प्रश्न कहाँ से बनाए जाएंगे, ये चीज़ भी आप लोगों को आज शाम को मैं बताऊंगा इस टॉपिक में। फिलहाल हम करते हैं प्रैक्टिस। आप लोग अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा, और स्क्रीन जूम कर लेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा ये क्वेश्चन पेपर। थोड़ा सा यूनिक ये क्वेश्चंस आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 61, और आज का ये पहला। और ये सवाल है 26 जून 2025 के क्वेश्चन पेपर का। कहता है कि लेबर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में किस प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक समुदाय के बारे में बात करते हुए अपने आधारभूत उद्बोधन के विषय में, यानी थीम के रूप में, समुदाय को प्रयोगित किया था या उसको प्रयोग में लाया था? तो 4 विकल्प हैं: नरेंद्र मोदी, टोनी ब्लेयर, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप। तो जवाब क्या होना चाहिए प्लीज़? सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी, टोनी ब्लेयर। मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने लेबर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में अपने आधारभूत उद्बोधन की थीम रखी थी, कम्युनिटी, वन नेशन वन कम्युनिटी। वन नेशन, यहाँ पे नोट करना चाहते हो आप, नोट कर लीजिए, वन नेशन एंड वन कम्युनिटी। कम्युनिटी, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यूनिक प्रश्न ये पहली बार बनाकर पूछा गया था। हो सकता है आगामी परीक्षा में भी यह सवाल आ जाए। एक राष्ट्र एक समुदाय की लेबर पार्टी की वार्षिक सम्मेलन हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। ठीक है। हालांकि अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। अगर इन केस आप लोगों से नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम पूछता है, तो वो एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि कौन सी इनकी फेमस पुस्तक है। वनडे एग्ज़ाम में बेसिकली पूछा गया है। एक है ज्योति पुंज पुंज करके, ज्योति पुंज करके एक पुस्तक है नरेंद्र मोदी जी की। ये परीक्षा में कई बार आ चुकी है। ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। पुस्तक का नाम केवल पूछेगा, वर्ष नहीं पूछेगा ये कब इन्होंने लाया था। हालांकि इन्होंने संकल्प भारत और संकल्प युवा को लेकर भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, लेकिन जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्योतिपुंज और उनकी किताब में, और कोई इतना इम्पोर्टेंट किताब नहीं है जितना कि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के संबंध में आगे बात करते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। जो भी मैं एक आध पॉइंट बोल रहा हूँ आप लोगों को, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था आरोही क्रम और अवरोही क्रम को लेकर। आशा करता हूँ आपको पता होगा। मैंने कहा था असेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है ये आपका आरोही क्रम। ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में सवाल ये यूनिक के रूप में भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। तो SDG को आरोही क्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अभी एक आप लोगों ने एक शांति न्याय सुदृढ़ संस्था को लेकर एक सवाल पूछा गया था। मैंने आपको बताया भी था कि 16 नंबर का जो गोल है
वो आता है, शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान। नो पॉवर्टी की बात अगर हम करते हैं तो एसडीजी 1 में आता है। लैंगिक समानता की बात करते हैं तो एसडीजी 5 में। में आता है। और जलवायु परिवर्तन की बात 13। हो तो जलवायु परिवर्तन में सही सही जवाब आपने बताया है, जलवायु परिवर्तन एसडीजी 13 में आता है। ये 10 में। 10। असमानता में तो ये 10 में आता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले नंबर 1 पर आया है सी, फिर बी, फिर ई, फिर डी, फिर लास्ट में ए आया है। ये विकल्प जिस ऑप्शन को मैच कर रहा होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही मैच हो रहा है? सेकंड। सेकंड विकल्प सही मैच हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। तो सी, डी, ई, है ना, सॉरी सी बी होगा ना, सी बी, उसके बाद आपका ई, फिर डी, फिर ए, ये ऑप्शन सही है सेकंड। तो देखो 1 से लेकर आप अपने कॉपी पर नोट बना लो ट्रिक के रूप में। 1 से लेकर 10 एसडीजी आपको याद होना चाहिए 100%। परीक्षा में आएगा दिसंबर 2025 का। यदि इतना याद है तो पक्का है कि आपने 2 नंबर अभी से तैयार करके चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर है। सवाल बनाया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। भली भांति तरीके से आप परिचित हैं इस एक्ट से। बी आएगा। और इसमें एसओए प्रलेखित अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। किसी बच्चे बी। ने जवाब दिया है कि बी आए। दूसरा है। बी है। हाँ, तो आपने सही जवाब दिया है बी। मैं आपको एक बार बताया भी था कि हमेशा वाला शब्द हो गया, केवल वाला शब्द हो गया, तो उस ऑप्शन को आप लोग हमेशा क्या कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, हटा देते हो। और सही बात है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो देखिए सोसाइटी का नाम दैट यहाँ पे राइट है। सोसाइटी का उद्देश्य की बात करें या उसके विषय की बात करें तो राइट है। सोसाइटी के जो है अगर हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर गवर्नेंस बॉडी के नाम और पते और व्यवसाय की भी बात करते हैं तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो परीक्षा में आया हुआ था, वो आया था कि कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर और उनके पते ज़रूर होने चाहिए। ये भी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, केवल एक शासी सदस्य और एक नियम और विनियमित की प्रणाली या प्रमाणित प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल था। आशा करता हूं कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के संदर्भ में अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो याद रखने वाली बात यह है कि एक तो कितने सदस्य होते हैं, उसका नाम होता है, अध्यक्ष होते हैं, पता होता है, व्यवसाय होता है, सोसाइटी का नाम होता है। दूसरी बात, ये ब्रिटिश शासन काल में लागू हुआ था क्योंकि 1860 का है, इसलिए आप इसे कहोगे ब्रिटिश शासन काल में। दूसरी बात आप यहाँ पर ये याद रखोगे कि साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, फाइन आर्ट को मतलब ललित कला भी बोला जाता है। ठीक है, इसका प्रसार करता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, शिक्षा हो गया, धर्मार्थ हो गया, धर्मार्थ का मतलब था चैरिटी, धर्मार्थ कार्यों का संग्रहण करना और पुस्तकालय की स्थापना करना भी ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए इसमें, तो 7 सदस्य होने चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आपको भूलना नहीं है। इसका लाभ क्या होता है, सोसाइटी को अलग कानूनी पहचान मिलती है, संपत्ति रखने, अनुबंधन करने, मुकदमा दायर करने, मुकदमा झेलने का अधिकार भी इसी के संदर्भ में ये चीज़ें मिलती हैं। भारत में कई राज्यों ने समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन भी किया है और कुछ राज्यों ने अपने अपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लागू किए हैं। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बेसिकली पर्टिकुलर एक कॉमन क्वेश्चंस बनाया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से कि इनमें कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी, बस। तो अलग अलग राज्यों से नहीं पूछेगा, केवल एक कॉमन से सवाल प्रश्न बनाएगा। और तय है कि हर बार एक सवाल इससे बनाया जाता है, तो इस बार भी एक सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो दिसंबर 2025 के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं एक और प्रश्न को लेकर। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से आज की क्लास में शाम को 6:15 बजे इसके टॉपिक को कवर करूंगा। फिलहाल इस प्रश्न को आप लोग देखे रहिएगा। प्रश्न हमारे सामने है, एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रस्तावित मनोसामाजिक विकास का एक सिद्धांत है।
और कहा कि इन्हीं अवस्थाओं को आप असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाइए, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप जानते हैं अवरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब सुनिएगा आप सभी लोग, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो कुल टोटल इन्होंने कितनी अवस्थाएं दिया है, बताना चाहोगे? 8। सर 8 8। अवस्थाएं। बहुत बढ़िया भाई, अगर आप एक बार सवाल ऐसे ही पूछ लिया था कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक एरिक्सन ने कितनी अवस्था दिया, ऐसे ही सवाल पूछ लिया था तो 8 अवस्था थी। अब आप सुनिएगा 8 अवस्था। पहली अवस्था को बोला गया विश्वास बनाम अविश्वास। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये बेसिकली ना शैशवावस्था को रिलेट कराता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये सब आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पे केवल सुनिएगा आप, क्योंकि सवाल वर्सेस से पूछा गया है। तो एक तो विश्वास बनाम अविश्वास है, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट। इसकी आयु बेसिकली जन्म से लेकर 1 वर्ष होती है। सुरक्षा का भावना बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है पहले में। दूसरा आपका आता है, दूसरा आपका जो आता है वो आता है स्वायत्तता बनाम शर्म का, ठीक है? स्वायत्तता बनाम शर्म। अच्छा, विश्वास बनाम अविश्वास देखो डी वाले पॉइंट में, इसलिए इसको लेकर चलिएगा। फिर एक आता है स्वायत्तता बनाम शर्म का, तो यहाँ पर देखिए आपका सेकंड में भी दिया हुआ है, डी के बाद बी वाला भी दिया हुआ है, डी के बाद बी वाला भी दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 1 से लेकर 2 वर्ष 3 वर्ष चलता है। आत्मनिर्भरता और निर्णय की जो है निर्णय लेने की क्षमता को बताता है। और उसके बाद आता है तीसरा पहल बनाम अपराध बोध आता है, पहल बनाम अपराध बोध आता है, 3 से लेकर 6 वर्ष चलता है। फिर एक आता है आपका कर्मठता बनाम हीनता का, इंडस्ट्रियल भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं इंडस्ट्री वर्सेस बोला भी जाता है हीन भावना। तो ये चौथी अवस्था है, 6 से लेकर 12 वर्ष चलता है। पांचवा है पहचान बनाम भूमिका भ्रम बोला जाता है। छठा आपका आता है सन्निकटता बनाम एकाकीपन, और सातवां आता है उत्पादकता बनाम जड़ता, और आठवां और लास्ट आता है आपका अखंडता बनाम निराशा करके, ठीक है? ये चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ तो सारे हैं इनके, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें इसको लगाना है क्रम में, सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, बताना डी चाहेंगे? आएगा। सबसे डी। पहले आपका 4। डी आना चाहिए, डी के बाद आपका बी आना चाहिए, बी के बाद आपका क्या आना चाहिए, सी सॉरी ए आना ए। चाहिए, ए, और ए के बाद क्या आना चाहिए, सी। सी नहीं, सी। सी। नहीं, पहले डी आएगा। पहले देखो विश्वास बनाम विश्वास, ठीक है? उसके बाद बी आपका आ रहा है स्वायत्तता वाला, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर आपका सी आएगा। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब सुनिए, आयोग ने इस सवाल को गलत किया है। यूजीसी नेट आयोग ने बेसिकली इस सवाल का गलत जवाब दिया है, ऑप्शन ए को माना है। इसी का देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इस प्रक्रिया में इसने क्या कर दिया है, उल्टा किया है ना? पहले आ रहा है आपका सी, ए, बी, डी होगा यार, ये होना चाहिए, है ना? मैंने डी वाले विकल्प को ले लिया है, ठीक है? मैंने डी वाले विकल्प को ले लिया है, लेकिन क्या है कि इन्होंने जो दिया है सी दिया है, फिर उसके बाद ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर डी दिया है, ये दिया है इन लोगों ने, आयोग इसको बोलेंगे, आयोग ने दिया है ये, जो कि सी वाला पहली अवस्था है ही नहीं, आत्मीयता बनाम पार्थक्य तो है ही नहीं है सी, इसलिए गलत है ये, ठीक है? आयोग ने ये माना, ये गलत है। जो कि सही विकल्प क्या होगा आपका यहाँ पे, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए होगा। ये किताब में लिखा हुआ है, शायद किसी बच्चे ने इस पर क्लेम नहीं किया था, इसलिए आयोग ने उसी को माना है। लेकिन आपकी परीक्षा में आएगा तो कौन सा लगाओगे, बताओ? सेकंड लगाओगे या डी लगाओगे? 4 डी। सर। हाँ, 4 लगाना है आपको, ठीक है? यही आपका सही है, हर किताब में आपको यही मिलेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 नंबर का सवाल। एचबी ट्रेकर के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित सामाजिक समूहकारी के सिद्धांत को आरोही क्रम में दर्शाना है ना? जरा बताइए, आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा। एचबी ट्रेकर के बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, ये फेमस सवाल रहा है अपने समय के दौर में। और ग्रुप वर्क के जनक कौन है, जरा बताना चाहोगे? सोशल ग्रुप वर्क के जनक एचबी ब्रूस तक, ब्रूस तक ना। एचबी ट्रेकर क्या है, जनक है,
और इन्होंने एचबी ट्रेकर ने कुल कितने सिद्धांत दिए थे? 10 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 10 सिद्धांत दिए थे। अब आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है योजनाबद्ध, यानी योजनाबद्ध समूह गठन का सिद्धांत आएगा। नंबर सेकंड पर बात अगर हम लोग करते हैं दूसरे नंबर पर, तो वहाँ पर आता है सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत, यानी डी आएगा, यानी 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आप देखिए जहाँ पर बी और डी लिखा हो वो ऑप्शन सही चला जाएगा। आप देखिए पहला ऑप्शन सही जा रहा है, फिर आएगा सी लोकतांत्रिक वाला, और फिर लास्ट में ए आ जाएगा संसाधन उपयोगिता का। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि योजनाबद्ध, ठीक है, योजनाबद्ध समूह गठन का सिद्धांत का क्या मतलब है? योजनाबद्ध समूह गठन का सिद्धांत का क्या अर्थ है, बताना चाहेंगे? इसका मतलब है किसी भी सामाजिक समूह का गठन बिना सोचे समझे या अचानक नहीं किया जाता है भाई, बल्कि उद्देश्यपूर्ण, नियोजित और व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। इसका मतलब यही होता है, सिंपल बात है, आपको पता होना चाहिए ये। दूसरा कहता है सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल है कि हर सदस्य को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता, क्षमता, भावना, परिस्थितियों के अनुसार पहचानना और उसको स्वीकार करना, है ना? यही है सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशंस कहा जाता है इसको, है ना? हर सदस्य के साथ लगातार व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लगातार का मतलब होता है सतत, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है लोकतांत्रिक समूह स्वनिर्धारण का सिद्धांत। ये चीज़ ध्यान से सुनिए, मेरे कहने का भाव इसमें यह है कि समूह का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। समूह के निर्णय सदस्यों की भागीदारी से, न कि केवल कार्यकर्ता या किसी एक व्यक्ति के आदेश से होने चाहिए, बल्कि हर सदस्य को अपनी राय व्यक्त करना, सुझाव देना और निर्णय लेने के शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। यह आपको बताता है लोकतांत्रिक समूह स्वनिर्धारण का सिद्धांत। और अंत में संसाधन उपयोगिता का सिद्धांत का क्या मतलब होता है, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि समूह कार्य में केवल समूह के अंदर मौजूद क्षमता, ज्ञान और कौशल का ही उपयोग ना किया जाए, बल्कि समुदाय और समाज में उपलब्ध जो संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। मैं हालांकि ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल 10 के 10 एक्सप्लेन करूंगा विथ पीडीएफ के साथ, फिर भी मैंने एक सरल शब्दों में आपको समझाया है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। सही विकल्प इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रश्न को लेकर अगर डाउट या दिक्कत बन रही तो अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अभी क्लास के अंत में मैं आपके डाउट ले लूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार अपनी चीज़ों को ध्यान से देखते चलिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, यानी 71 नंबर का सवाल हमारे सामने है। तो देखो, समेकित बाल विकास योजना है, एक प्रकार की सेवा है ये, उम्मीद करता हूँ आप सब जानते होंगे। तो क्या मुझे बताना चाहोगे इसका सही विकल्प क्या होगा? ए का 1975 में ए था, IRDP। चलिए 2000 शायद। अब सर सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। आपने कहा कि समेकित बाल विकास सेवा को लेकर सन 1975 को लेकर, अगर आपने ऐसा कहा है तो सही बोला है। और गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, यह है तीसरा 1986 को लेकर। आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे ये सर कहाँ से आ गया गेहूं आधारित वाला, लेकिन निश्चिंत रहिए अभी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा उसके बाद आता है रोग निरोधक कार्यक्रम, और ये आता है आपका 1970 में, यानी ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। और उसके बाद आता है राष्ट्रीय डायरिया रोकथाम रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यानी ये आपका आता पहले से। सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका सेकंड चला जाएगा, 4 3 2 1। देखिए आप सुनिए मेरी बात को, इसमें केवल आपको पहला तो तय था कि ये आप जानते हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो राष्ट्रीय डायरिया जो है रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में भी आप थोड़ा सा जानते होंगे। बाकी देखो, दो तो ऐसे शब्द हैं बहुत दूर दूर तक, बहुत कम बच्चे, लगभग मान चलिए 5% या 2% बच्चे ही होंगे जो इसके बारे में बेसिकली इन्फॉर्मेशन रखते होंगे। फिलहाल अब मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ समेकित बाल विकास सेवा योजना को लेकर।
ये देखिए सन 1975 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एक तो पूरा नाम भी इसको याद होना चाहिए। ध्यान रखना ये 2 अक्टूबर सन 1975 में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को लाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि 6 साल से कम आयु के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के समग्र विकास और पोषण स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने को लेकर यह कार्यक्रम लाया गया है। ठीक है, इसमें 6 सेवा है। जिन बच्चों को 6 सेवा याद है आईसीडीएस के का बता रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं करोगे आगामी परीक्षा में। 6 सेवाएं हैं। नंबर 1 पूरक पोषण, नंबर 2 स्वास्थ्य जांच, नंबर 3 टीकाकरण, नंबर 4 स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, नंबर 5 रेफरल सेवा, नंबर 6 गैर औपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ये 6 के 6 आप लोगों को याद रखने होंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम 1986। ठीक है, गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम सन 1986। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है क्या, वीट बेस्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस प्रोग्राम है ये। इन शॉर्ट में अगर परीक्षा में सवाल बनेगा तो WBSNP का फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखिएगा। भारत सरकार ने 1986 में शुरू किया। बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण समर्थन प्रदान करता है, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों को कम करता है ये योजना। अब देखो इस कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं और अन्य अनाज आधारित तैयार खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से आईसीडीएस से जोड़ा गया है ये योजना, आईसीडीएस से जोड़ा गया है। इस योजना में भी बच्चों यानी 6 माह से लेकर 6 वर्ष गर्भवती एवं जो है स्तनपान कराने वाली महिलाएं को मुख्य लाभार्थी माना गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आईसीडीएस का कार्यक्रम बेसिकली इसके तहत ज़रूरतमंद बच्चों को और माताओं को गेहूं आधारित पूरक आहार देने की शुरुआत की गई थी, इसलिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रोग निरोधक कार्यक्रम सन 1970 में आया। मेरा कहने का भाव यहाँ पर क्या है ये समझिएगा कि रोग निरोधक कार्यक्रम 1970 में भारत सरकार ने इसको लागू किया, शुरू किया। कुपोषण से होने वाली जो प्रमुख रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए, है ना। विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को नियंत्रित करता है ये। और मैं बता दूं इसी कार्यक्रम में एक विटामिन ए है, विटामिन ए याद रखिएगा, विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम। ठीक है, 1970 में 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए सॉल्यूशन देना, के विटामिन ए के जितने भी समाधान हैं उनके सॉल्यूशंस देने की बात कही गई है इसमें। इसका मतलब है अंधत्व को रोकना यानी अंधेपन को रोकना, ये ध्यान रखिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस को रोकना विटामिन ए का काफ़ी रोल होता है। अब इसी में देखो ना, एक ग्वाइटर नियंत्रण कार्यक्रम था जो 1962 में चलाया गया था। ठीक है, 1962 में चलाया गया था, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। आयोडीन मुक्त कार्यक्रम था भी इसी का ही वो। ठीक है, आयोडीन यानी ग्वाइटर और आयोडीन की कमी से जुड़ी जितनी भी बीमारियां थी उनको रोकने के लिए लाया गया था 1962 में, जो है ग्वाइटर नियंत्रण कार्यक्रम, याद रखिएगा। और इसका विस्तार 1970 में ही हुआ था। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम सन 1981। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। मेरा कहने का भाव इसमें यह है कि 1980 के दशक में ना भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु और उनसे संबंध में, ठीक है, जितनी भी बीमारियां हैं उसको कम करने के संदर्भ में ये कार्यक्रम लाया गया था। ठीक है, मेरा कहने का भाव ये है कि समुदाय स्तर पर ORS व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना, माताओं और परिवार को घर पर दस्त का उपचार जो है सिखाना। ठीक है, घर घर जागरूकता अभियान की दस्त होने पर
बच्चों को ORS और स्तनपान जारी रखें, इस तरीके की जागरूकता को लिए ये जो है कार्यक्रम बेसिकली लाया गया था। तो भारत में ORS का प्रसार करने के लिए यही कार्यक्रम बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1981 में यह कार्यक्रम बच्चों को डायरिया से बचाने और ORS को घर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू कर दिया गया था 1981 में। ये बात ध्यान रखिएगा। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 2-4 बातें मैंने केवल एक एक योजनाओं के संदर्भ में जोड़ा है। अब बात करते हैं सामाजिक क्रिया का लक्ष्य। अब इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए, आप लोग जरा मुझे बताना चाहोगे कि सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन थ्री सर। हाँ, यहाँ पे जागरूकता पैदा करना और नीति निर्धारण लाना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ऐसे सवाल में जहाँ जागरूकता पैदा करने की बात आए, जो है बनाने की बात आए, नीति में परिवर्तन करने की बात आए, तो आप उस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो सामाजिक क्रिया का लक्ष्य ही बेसिकली क्या होता है, समाज में बदलाव लाना, असमानताओं और समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये नागरिकों को सशक्त बनाता है, नीतियों और सामाजिक संरचना में सुधार लाने पर बेसिकली बल देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर माना जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञानी का मत है कि औद्योगिक क्रांति के नगरीकरण में सामाजिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ये सही विकल्प क्या होना चाहिए, प्लीज अपनी राय व्यक्त करिए क्वेश्चन नंबर 73 में। बोलिए। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है सर मैक्स वेबर 2 सर। नहीं, यहाँ आपने गलत जवाब दिया है। इनकी एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज़, आप लोग म्यूट हो जाइए, आवाज़ बैकग्राउंड आ रही है। और यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो सही विकल्प इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि समाज विज्ञानी का मत है औद्योगिक क्रांति के नगरीकरण ने सामाजिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो फ्रेडरिक टोनीज ने ये स्टेटमेंट दिया है। कहीं कहीं आपको बता दूं, फ्रेडरिक एंगल्स का भी नाम देखने को मिलता है। और यहाँ मेरा कहने का भाव ये है कि द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, किताब का नाम है, सन 1845 में 1845 में, द कंडीशन, ठीक है, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1845 में बताया गया कि औद्योगिक क्रांति और शहरों को तेजी से बढ़ावा देना, मजदूर वर्गों के जीवन में और सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालना, ये बातें इसके अंतर्गत टोनीज ने कहा था। और टोनीज का मत भी था गेस्मिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट की व्याख्या, जो सामाजिक परिवर्तन और शहरीकरण के प्रभाव को व्यक्त करता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नकारात्मकता नहीं मानता है उसको। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा इस सवाल का। ठीक है, बाकी इस सवाल में मैक्स वेबर, फ्रैंक का नाम ये सब और टालकाट पार्सन्स का नाम नहीं मैच होगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है और सवाल आपके सामने है कि सही विकल्प इस प्रश्न का क्या होना चाहिए। जरा जवाब बताइए। निम्नलिखित में से निर्धनता के संदर्भ में आप लोगों के सामने कुछ उपशमन कार्यक्रम है और उनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कार्बन क्रेडिट स्कीम से डी उठो, यानी ड्रॉप्ड कार्बन क्रेडिट स्कीम, यही ना। देखिए, यस अगर मैं आप Yes. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात करता हूं तो 1978 में है, ये बात सही है। निर्धनता उन्मूलन और ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार देने के लिए शुरुआत किया गया था, ये 100% सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करता हूं NRLM के लेकर, तो यह 2007 में था
और ये बेसिकली गरीबी कम करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम लागू करता है या बनाता है, ये भी बात सत्य है। राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, ये 2020 में लाया गया था। या गरीब स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम से बेसिकली इसको लाया गया था, ये भी बात सही है। ये ड्राफ्ट कार्बन क्रेडिट स्कीम है जो 2023 में लाया गया, और ये पर्यावरण और कार्बन क्रेडिट से संबंधित योजना है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित नहीं है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल डी सही जवाब जाएगा। बता दीजिए आप लोग। सर एनआरएलएम 2011 में आया था। ये देखो, अगर मैं आपसे विकल्प नंबर यहाँ पर सेकंड यानी बी की बात करता हूँ, जैसे अभी अभी आपने बताया है एनआरएलएम को लेकर, तो ये गरीबी के संदर्भ में है, ये गरीबी के संदर्भ में है। और ये कार्यक्रम बेसिकली आपका 2007 में ग्रामीण क्षेत्र को लेकर लागू करता है, तो उस क्रिया में आप लोगों को 2007 ही लगाना पड़ेगा और ये आपके लिए उचित होगा। अच्छा, 2011 में क्या बातें बन सकती हैं इसको भी सुन लीजिए, इन केस अगर आप जिस तरीके से अभी आपके मन में आया है तो 2011 में भी वो चीज़ें बना सकता है। मैं आपको बता दूं, महिलाओं को लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपने नाम सुना होगा, जहां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय समायोजन, गरीबी में कमी लाना या ग्रामीण समुदाय को लेकर आर्थिक सशक्तता को लेकर बात करना, उस प्रक्रिया में आप लोगों को 2011 का वर्ष लगाना पड़ेगा। अन्यथा यहाँ पे शुरुआत की बात हुई थी 2007 में, तो वो विकल्प आपका सही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड का मिशन 2007 में लाया गया, बाद में 2011 में इसका विस्तार बेसिकली नए ढांचे से हुआ, जहां आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए मुख्य मिशन बनाया गया था। महिलाओं के लिए मुख्य मिशन बनाया गया, मतलब पर्टिकुलर मेन फोकस करने की बात कर दी गई 2011 में महिलाओं को लेकर, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। फिलहाल शुरुआत तो इसकी 2007 में हुई है सर, ये 100% सही बात है। भारत सरकार ने 2007 में ही जो है ग्रामीण गरीब परिवारों को लेकर आजीविका के अवसर पर प्रदान की जाने वाली गरीबी उन्मूलन को लेकर बात की थी 2007 में, ना कि 2011 में। बात समझ में आई? बताइए। जी हाँ, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगला सवाल हमारे सामने, समूह के मानदंड के साथ समायोजन या उसके साथ सुयोजन के लिए किसी के व्यवहार का अनुकूलन है, किसी के व्यवहार का अनुकूलन है। अगर सवाल समझ में आएगा तभी आप परीक्षा में भी क्वेश्चन कर पाओगे, ये पीएचडी निकालोगे। अनुरूपता। हाँ, अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। किसी व्यक्ति का अपना व्यवहार, दृष्टिकोण या विश्वास समूह के मानदंडों और अपेक्षाओं या दबाव के अनुसार बदलना, बस सही है। समूह में स्वीकारता प्राप्त करना, सामाजिक संघर्ष से बचना होता है, तो उसी को बेसिकली अनुरूपता का नाम दिया जाता है, और ये बात सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें ये भी थोड़ा सा बताइए, प्रभावी युक्ति क्या होता है। देखो, प्रभावी युक्ति का मतलब होता है, युक्ति का मतलब होता है रणनीति, है ना। युक्ति का मतलब रणनीति होता है। ये बदलाव, ये व्यवहार बदलाव की कोई योजना, तकनीक हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से समूह मानदंड के अनुसार नहीं ये प्रक्रिया मानी जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ समूह मानदंड के साथ सुयोजन के लिए किसी व्यवहार को अनुकूलन में लाना अनुरूपता होता है, ना कि प्रभावी रणनीति होती है। और दबाव का मतलब होता है स्ट्रेस यानी तनाव, ये मानसिक और शारीरिक दबाव है। अनुरूपता तो कभी हो ही नहीं सकता, ये बात तो सिंपल है, इसमें तो आप इसे एलिमिनेट कर ही सकते हो डायरेक्टली प्रश्न पढ़ के थर्ड को। ये तो मानसिक और शारीरिक दबाव ही है, जाहिर सी बात है, अनुरूपता हो ही नहीं सकता, नेगेटिविटी है। और सांस्कृतिक पश्चाता मतलब कल्चर लैग, यह अकबर ने दिया था 1922 में, ये दिया था अकबर ने 1922 में। यह संस्कृति में बदलाव और तकनीकी विकास के बीच समय अंतर को दर्शाता है। अनुरूपता में या अनुरूपता से संबंधित नहीं है ये तकनीकी विकास और संस्कृति में बदलाव के बीच में समय के अंतर को बताता है, बस डिफरेंट के अंतर को बताता है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मैं अगर इसका सारांश आपको बताऊं तो समूह के नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाता है, तो आपके जवाब होने चाहिए अनुरूपता।
ठीक है, समूह के नियमों और उपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अनुरूपता। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर सर देखिए जी। सर जैसे प्रभावी युक्ति भी, ये टर्म मतलब पॉजिटिव है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो किस टाइप का बनेगा सर? प्रभावी देखिए युक्ति का आंसर हो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो प्रभावी युक्ति है ये एक प्रकार से रणनीति है, मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई व्यवहार बदलने में कोई योजना या तकनीकी हो सकती है, परंतु विशेष रूप से समूह के मानदंड के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुसंगठित और प्रभावशाली तरीका या योजना हो सकता है ये, है ना। अब इस सवाल में देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ किसी विशेष नहीं, यहाँ किसी व्यवहार की बात किया है। अब व्यवहार क्या हो सकता है? चिड़चिड़ापन भी हो सकता है ना, चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद। अगर यहाँ पर मैं अवसाद या तनाव लिखता, उनके व्यवहार के अनुकूल करना है, तो हम क्या कहते वहाँ पे? वहाँ कहते प्रभावी युक्ति भी अनुरूपता भी, दोनों भी। तब ऑप्शन में आपको कूट मिलता। क्या मिलता? कूट मिलता। और कूट में तब आप लगाते ए वाला भी और बी वाला भी। बात समझ में आ रही है आपको? जी हाँ। कि ये वही कर्मचारी अगर सिर्फ टीम के नियमों के अनुसार अपना व्यवहार बदलता है तो वो अनुरूपता होता है। मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात, मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ मैडम। मान लीजिए कोई संगठन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को अधिक बिक्री हासिल करने के लिए रणनीति बनाता है कि हमारा ज़्यादा सेल हो। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है अपनी टीम को क्या कह रहा है? कह रहा है कि ज़्यादा इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। तो हमने अपने प्रोडक्ट के लिए मैंने एक रणनीति बनाई। तो अब आप बताओ, उस रणनीति को सेल करना ना प्रोडक्ट, तो उस रणनीति को हम कहेंगे प्रभावी युक्ति है। समझ गए मेरी बात? उस रणनीति, क्योंकि हमारा सेल जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होगा। अब फिर सुनिए, वही कर्मचारी अगर सिर्फ टीम के नियमों के अनुसार चले, वही कर्मचारी टीम के नियमों के अनुसार अपना व्यवहार बदल रहा है, तो वो अनुरूपता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को सेल करो, आप अपने बिहेवियर को बदलो, है ना। आप अपने व्यवहार को बदलकर उन चीज़ों को सेल करो, टेक्निक बना के, मेथड बनाकर, तो वहाँ ओवरऑल आ जाता है। जहाँ चीज़ें ओवरऑल आ जाती है, जहाँ सिर्फ टीम की बात होने लगती है। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट को बिक्री करो। अगर प्रोडक्ट बिक्री कर रहा हूँ तो वो प्रभावी युक्ति है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि टीम के अनुसार बदलने की व्यवहार कर रहा हूँ तो आपका अनुरूपता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बताओ, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछो, फिर बताऊंगा और सरल शब्दों में करूंगा। क्लियर है सर? क्लियर है ना? हाँ, ध्यान रखना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोची समझी रणनीति, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोची समझी रणनीति प्रभावी युक्ति कहलाता है। और समूह के व्यवहार में या समूह के दबाव में व्यवहार को बदलना, समूह के दबाव में, ग्रुप के दबाव में व्यवहार को बदलना अनुरूपता कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76। सवाल क्या था भाई? सवाल हमारे सामने ये है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटियां अपने सम्मुख अंकित उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। देखो, यूजीसी नेट ना आपको परेशान करता है नहीं करके लालू भाई, आपको ऐसे ही नहीं नेट और जेआरएफ पीएचडी मिलेगा। बहुत मेहनत करते हैं, जब 3-5 करके निकालते हैं तो जब रिजल्ट देखते हो तो पीएचडी क्वालिफाई होता है, तो बड़ा तकलीफ होता होगा कि भाई पीएचडी निकला, इतना मेहनत किया, नेट नहीं आया ना ही जेआरएफ आया। बट अगर आप इन्हीं प्रश्नों को बड़ी बारीकी से जब समझेंगे ना, तब आपके नेट जेआरएफ आने के चांसेस बनते हैं। मेरी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से।
मैंने सवाल कहा है कि कौन सी कमेटियां अपने सम्मुख अंकित उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब पहले वाली बात पर मैं बात करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। यहाँ देखिए, एक है JVP समिति जो स्वास्थ्य समीक्षा से संबंधित है ना। तो ये तो कमेटी बेसिकली सम्मुख अंकित उद्देश्यों से नहीं है। कैसे नहीं, अभी बताऊंगा आपको। पहले आप बी को साइड में रखिए, आप रखिए डॉक्टर डी। डी। हाँ, डी रंगराजन आयोग अकादमिक सुधार को लेकर, यानी डी को। मैंने 2 को आपको यहाँ पे साइड में रखवा दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब सुनिए, ये जो तेंदुलकर समिति है ना, समान निर्धनता रेखा बास्केट, मतलब मुख्य रूप से समान निर्धनता रेखा निर्धारण और उपभोग बास्केट पर कार्य करती है। और ये बात, इस तेंदुलकर समिति की बात ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सत्य है। अब देखिए, JPV समिति स्वास्थ्य समीक्षा से नहीं है। ये स्वास्थ्य समीक्षा से नहीं है। जानते हो फिर किससे है? पता है? बताओ। जेपी मूवमेंट। सॉरी, जेपी मूवमेंट सर। अरे सर जी, मैं उस समय मैं इसका उद्देश्य पूछ रहा हूँ, इसका मुख्य काम पूछ रहा हूँ। मुख्य काम बताइए। जैसे तेंदुलकर समिति का मुख्य काम है समाज निर्धारण का, तो JVP समिति का मेन मुख्य कार्य कृषि और खाद्य नीति, ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो स्वास्थ्य समीक्षा से तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इसको साइड में रखवाए थे, इसलिए ये गलत है। धर आयोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इसे हम होम कमीशन कहते हैं। ये प्रशासनिक सुधार से संबंधित है और ये 100% बात सही है। और डी डॉक्टर रंगराजन आयोग, सबको पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस क्लास में जिसको ना पता हो। अकादमिक सुधार और शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसका रोल स्थानीय स्वशासन का नाम सुना होगा आपने, स्थानीय स्वशासन और पंचायत प्रणाली सुधार का नाम सुना होगा, वो इससे संबंधित है। बात सही है ना? बताइए, रंगराजन समिति या आयोग का नाम पंचायती त्रिस्तरीय से संबंधित है या नहीं संबंधित है? बोलो। अरे भाई, इतना तो बोल ही सकते हो, स्थानीय स्वशासन पंचायत प्रणाली। जी सर, है ना? सही। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है इसमें। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो डी को बाहर निकाला था, यही वजह था, ये अकादमिक सुधार है, गलत है। और यहाँ पे बी जो निकाला था, ये भी गलत है, ये भी आपका अलग स्वास्थ्य समीक्षा से नहीं था। तो विकल्प में आप ढूंढ लीजिए बी और डी, और बी और डी ऑप्शन नंबर तीसरा सही चला। अब देखिए, इस सवाल को आपको बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझ कर ही चलना है सर। हाँ सर, इस प्रकार का जैसे अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तो ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आते कहाँ से हैं? जैसे अभी कंटेंट में ये वाला क्वेश्चन 77 का है, ये तो हमारे सिलेबस में है, जैसे मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, बट जो ऊपर वाला है वो थोड़ा सा आउट ऑफ लग रहा था मुझे, तो ये कहाँ से पढ़नी चाहिए, मतलब कहाँ से पढ़ सकते हैं? ये आउट ऑफ सिलेबस से नहीं है मैम। गरीबी निर्धनता हमारा बेसिक सामाजिक कार्यकर्ता का रोल ही है। गरीबी निर्धनता यानी भूखमरी इत्यादि दूर करना, ये सामाजिक कार्यकर्ता का रोल है, मुख्य भूमिका है। सोशल वर्क अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको गरीबी निर्धनता और भूखमरी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ठीक है, जो SDG का 16 गोल है, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और ये समाज कार्य की हर एक, मैं ये कोई नहीं कह रहा कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस में दिया हुआ है, यह हर एक यूनिट को टच करता है। ऐसे क्वेश्चन हर यूनिट को टच करता है ना, हर यूनिट को टच करता है। ये समझ रहे हो मैम? कोई पर्टिकुलर एक सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, समझ रहे? हाँ जी। सभी बच्चों से कह रहा हूँ भाई, ये आउट ऑफ सिलेबस से नहीं है, आपके सिलेबस से। अब कोई चीज़ ऐसा थोड़ी ना है कि जो हूबहू सिलेबस में लिखा है, जैसे समाज कार्य की विषय क्षेत्र है ना। अब समाज कार्य के विषय क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, अब अलग अलग चीज़ों से सवाल बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आउट ऑफ सिलेबस आ गए, नहीं। आप कॉन्सेप्ट को समझो। आउट ऑफ सिलेबस जानते हो क्या होता है? मैंने आपसे पूछा साजे वतन की पुस्तक किसने लिखी है, तो आपने क्या जवाब दिया? जैसे मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया, है ना।
मैंने आपसे हिंदी के सवाल पूछ लिए, ये आउट ऑफ सिलेबस का था। एक बार शायद आया हुआ भी था सवाल था, क्यों सिराज साजे वतन? जी जी हाँ सर आया हुआ है। मुझे जी वतन आया आया है। है। हाँ, तो वो जो क्वेश्चन था मैडम, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस था, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो सवाल आपके सिलेबस का है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको निगलेक्ट मत करिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। 77 नंबर का सवाल कहता है कि समाजकारी के व्यवहार में संकटकालीन हस्तक्षेप। अच्छा सवाल है। देखो मैं बता दूं, जब इस तरीके का संकटकालीन हस्तक्षेप आता है तो बच्चे समझने लगते हैं यार ये तो बड़ा टफ सवाल आ गया, है ना। क्राइसिस इंटरवेंशन है ये, और ये ऐसे सवाल में आप लोगों को मज़ा आना चाहिए करने के लिए। मज़ा आएगा कैसे? जब इनके बारे में आपको पता होगा। सर, इससे पहले एक सर सॉरी सर, इससे पहले क्वेश्चन पे ले जाना चाहूंगा सर। बी जो जे बीबी समिति बताए हैं, वो वो भाषा सर के किस लिए। बारे में बताया सर वो? देखो वो आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है, खाद्य और कृषि नीति से संबंधित है, एवीपी समिति। सर एक बार ये 1956 में जो आंध्र प्रदेश वाले भाषा के लिए वो किए थे हाँ सर, उसके लिए भी तो समिति आई थी, जेबीपी समिति। उसमें जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी रमैया करके 3 लोग थे ऐसे। हाँ, देखो मैं बता दूं आपको, यहाँ इस सवाल में अगर हम आपसे बात करते हैं ना, कि केवल मेन मोटो को लेकर बात की गई है ना। जैसे आप जो कह रहे हैं वो समिति भारत सरकार ने बेसिकली विभिन्न राज्यों में चलाई है, लेकिन जहाँ पर भी सरकार चलाई है भारत सरकार ने, वो ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की ही नीतियों को लेकर चलाई है ना। अब वो ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के नीतियों का ही वो मूल्यांकन करेगी, चाहे किसी भी राज्य की हो। नहीं सर, वो जब आजाद हुआ भारत, सब लोग अपना भाषा के आधार पर राज्य गठित करना चाहते थे, तो इसलिए तो वो कौन सी 1956 थी? में जेवीपी समिति पी। बात करो आप। जी जी। जी सर, वही वही आप कृषि का बात कर रहे हैं सर। तो हाँ वो धर आयोग को सर सिफारिश को सर समीक्षा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सर वल्लभ भाई पटेल और बीटी सिरमैया को बनाया गया था, जिनका शॉर्ट नेम पहला के नाम से जेबीपी कमेटी बनाया गया था, उसको सर असेसमेंट करने के लिए। आप कृषि की बात बता रहे हैं 1948 में सर, वही मैं डाउट हुआ था सर, पूछा आपसे। नहीं तो मैंने इसमें क्या, मैंने तो आपको यही बता रहा हूँ, मैं बार बार यही आपसे कहूँगा कि जेवीपी जो समिति है, इस सवाल के आधार पर अगर हम बात करें, लोगों को पीछे लेके चल रहा हूँ मैं भी आपके सवाल को लेकर थोड़ा सा, है ना। आ जाते हैं यहाँ सवाल में, देखिए ये है। आई थिंक कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप शायद कन्फ्यूज़ हो रहे हैं या मुझे भी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसा तो है। नहीं सर, अगर 1956 का मैं एकदम आपसे सही बात है। करूं, मेरा मानना यह है कि मैंने जहां तक अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी किया है कि भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को लेकर कृषि क्षेत्र नीतियों का मूल्यांकन करना और उसकी सिफारिश करने के लिए इसका बेसिकली गठन भारत सरकार ने जेवीपी समिति के रूप में इन्होंने किया है। और जहां बेसिकली अगर मैं बात करता हूं इस समिति में, और इस समिति का रोल यही था ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा देना, कमजोर और गरीब वर्गों के लिए आजीविका मिशन पर काम करना, ठीक है, गरीबी दूर करना, कृषि में सुधार करना, इसी का पार्ट था इसके संदर्भ में। गरीबी और कमजोर वर्गों को आर्थिक स्थिति में सुधारने के लिए, ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए बात की गई थी। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं, आप बताइए जरा, मैं आपकी बात सुन। नहीं सर, जो आप बता रहे हैं सर, मैंने ढूंढा था इस कमेटी के बारे में, मिला नहीं सर। हाँ मतलब 17 जून 1948 को सर संविधान सभा के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि उन्हीं के अध्यक्ष के आधार पे सर भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष के आधार पे धर आयोग का गठन किया गया था सर। और इसी को समीक्षा करने के लिए एक और कमेटी उसी समय बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष के तौर पे 3 को चुना गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल साहब को, और बीती सिमरैया को चुना गया था। और उन्हीं के नाम पे ये दूसरी कमेटी भाषाई आधार पे थी। इसीलिए मैं, आप कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि में कहीं की बातें नहीं की गई है सर। इसमें प्रांत, भाषाई आधार पे प्रांत, जो भाई साहब पहले बताए हैं वही चीज मैं भी बताना चाह रहा हूँ सर। अरे महाराज, आप लोग धर समिति पूछ रहे हो कि जेवीपी समिति पूछ रहे हो, ये बताओ। मैं तो जेवीपी समिति के बारे में बात कर रहा हूँ। जेबीबी कमेटी की ही बात कर रहा है सर। दोनों कमेटी एक दूसरे से रिलेटेड है सर। एक बार आप पढ़िए सर उसको। देखिए हम आपसे बताते हैं, मेरा मोटो क्या था भाई, पहले बात को सुनिएगा अच्छे से आप लोग। मेरा मोटो ये था, हर समिति के उसके कॉलम से मैच कराना, ठीक है, मैं उसको मैच करा रहा था।
अब आप कह रहे थे कि जैसे धर समिति, तो धर समिति बेसिकली ये प्रशासनिक जो है प्रशासनिक सुविधा से थी। बात सही है, ये बात सही है। ये सन आपने बाद में गठित हुई जेवीपी समिति, ये देखो सुनो, धर समिति के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, धर समिति या धर आयोग के अंदर की बात बता रहा हूं। इसके बाद में गठित हुई जेवीपी कमेटी, जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के खिलाफ सिफारिश की गई थी। बात सुनिए, ये धर आयोग या धर समिति के बाद वाले में जेवीपी समिति को प्रभावी किया, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ थी और कृषि और उसके गरीबी को समाप्त करने के लिए या कृषि में आगे बढ़ावा देने के लिए उस प्रक्रिया में ग्रामीण आजीविका और विकास कार्यक्रम में जेवीपी समिति का रोल था। ये आप चले जाते हो डीप में, आप चले गए क्वेश्चन के डीप में, धर आयोग के डीप में चले गए आप। धर आयोग के डीप में, धर आयोग बेसिकली 17 जून 1948 जो आपने मुझे बताया अभी अभी भारतीय संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया, उस समय जस्टिस थे, आपने सही बताया, ये बात मैं मानता हूं धर जी थे। वो तो राज्य के भाषाओं के आधार पे था। समझते नहीं हो आप लोग, आप बताओ, आपकी गलती यहां पर, आपने मिस्टेक किया है। मैं आपको केवल इसके आयोग से मैच करा रहा हूं भाई कि ये इनसे संबंधित है, इनसे संबंधित, मुझे गलत बताना है ना इसमें से कौन सा है। मैं तो इसके अंदर गया नहीं, आप इसके अंदर जाके पूछ रहे हो कि धर समिति के अंदर जेवीपी समिति है, फिर जेवीपी समिति आप यहाँ पे उत्पत्ति कर रहे हो, यहाँ पे बना रहे हो कृषि वाला अध्यक्ष समिति वाला, यहाँ से उत्पत्ति करके आप बना रहे हो कि भाई ये जेवीपी समिति है और ये आपका फिर गठन करता है आपका राज्यों का पुनर्गठन के खिलाफ भाषाई आधार पर, है ना। गलत है, मेरी बात सुनिए। दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग के बावजूद धर समिति की सिफारिश को लागू किया गया था, जहां बेसिकली असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ था। ये धर आयोग के अंतर्गत था। अभी मैंने आपसे शुरुआत में बताया भी था शायद क्या कि मैं इस पर डीप में चर्चा करूंगा आप लोगों से, है ना। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय मत लिया करो। मैंने जो अभी बताया है जेवीपी समिति, वो आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, तो वो आपको ध्यान रखना, ग्रामीण विकास योजना की समीक्षा करना, आजीविका सृजन और गरीबी उन्मूलन को सुझाव देना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है धर समिति को लेकर, तो धर समिति प्रशासनिक सुविधा से संबंधित है, ये आपकी सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बता दूं, जस्टिस एस के धर ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार पर उपयोगिता की जांच करने के संदर्भ में बात किया था इन्होंने, ठीक है। इस पर मैं अलग से बनाऊंगा पीडीएफ, आप लोगों को डीप में लेके चलूंगा, कौन किससे संबंधित है, कब आया है, कौन अध्यक्ष है, ये सब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इस पे ज़्यादा डीप करके आप लोग ना वीडियो लंबी कर दोगे, फिर बच्चे देखेंगे भी नहीं, कहेंगे कहाँ से ये हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। चलो आगे। सर ये वीडियो अपलोड हुआ था जी, आगे चले, बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 ले। यस सर। हाँ, जी सर, तो जी चलिए 77 नंबर का सवाल लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर फोकस करूँगा उस पर आप फोकस करिएगा, ज़्यादा अंदर मत जाने की कोशिश करिए, ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं, मैं बताऊँगा अभी आपको। देखो यहाँ संकटकालीन, मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने कहा आपसे कि संकटकालीन हस्तक्षेप और व्यवहार परक मॉडल के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब देखो, पहला कहता है वास्तविक अनुभव से विकसित होता है ये, है ना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जिस भी ऑप्शन में वास्तविक अनुभव या एक्सपीरियंस बेस्ड ऑप्शन आता है वो 100% सत्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए पहले वाले ऑप्शन को आप लोग रख ही लीजिए, ठीक है, पहला ऑप्शन पॉइंट रख लीजिए। दूसरा कहता है कि यह प्रयोग परक, यानी दूसरा भी रख लीजिए। ये तो एक मैंने ट्रिक के बताया कि ये ट्रिक का यूज़ आपको करना है। और देखो, यह व्यवहार सिद्धांत से विकसित होता है, ठीक है। यह देखो मैं बता दूं, यह केवल व्यवहार सिद्धांत से ही विकसित नहीं होता है, यह केवल व्यवहार सिद्धांत से ही विकसित नहीं होता। संकटकालीन हस्तक्षेप ना, मतलब क्राइसिस इंटरवेंशन ना, अनुभव और प्रयोग से विकसित होता है, केवल सिद्धांतों से नहीं होता है। मेरी बात सुन रहे हो, केवल सिद्धांतों से नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यह व्यवहार सिद्धांतों से विकसित होता है, केवल व्यवहार सिद्धांतों से नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसे काट दीजिए। यह संकटकालीन अवस्था में की एकल परिभाषा को विकसित करता है,
तो यह संकटकालीन अवस्था की एकल परिभाषा से नहीं विकसित होता है। संकटकालीन हस्तक्षेप एक व्यापक प्रक्रिया है, समझ रहे हो आप, एक बड़ी प्रक्रिया है, केवल एक परिभाषा पर आधारित नहीं होता है, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं होती हैं भाई, एकल परिभाषा से कोई चीज़ नहीं बनती है। तो इसलिए आपका डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, केवल ए और बी आएगा आपका। संकटकालीन हस्तक्षेप व्यवहार परक मॉडल इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक अनुभव और प्रयोगात्मक अनुभव से ही विकसित होता है, इसलिए ए और बी ही सही जवाब जाएगा, बाकी तीसरा और चौथा गलत जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 77 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही चला जाएगा, दूसरा वाला। समझ गए आप? संकटकालीन हस्तक्षेप और व्यवहार परक हस्तक्षेप, या उसके अंदर मॉडल के रूप में भी दे सकते हैं आप नाम, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बिहेवियर मॉडल है ये, बेसिकली जानते हो, ये बिहेवियर मॉडल की बात अगर मैं करता हूँ तो एक्सपीरियंस यानी अनुभव पर आधारित होता है, ये प्रयोगात्मक पर आधारित होता है, ये व्यवहार आधारित होता है, ये और परिणाम आधारित होता है, ये लक्षित परिणाम आधारित होता है। ठीक है, और संकटकालीन किस पे बेस्ड होता है? अल्पकालिक होता है ये। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए होता है, समस्या का तत्कालीन समाधान निकालता है, इसलिए लक्ष्योन्मुखी होता है ये। और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है, व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है, और व्यवहार परक आधारित होता है, व्यवहार परक पर आधारित होता है, यानी दृष्टिकोण कह लीजिए। ठीक है, अनुकूलन और लोचशीलता यानी लचीलापन पर आधारित होता है ये, मतलब मॉडिफाई कर सकते हो ना, क्योंकि संकटकालीन है ना। ठीक है, सहायता और सुरक्षा पर केंद्रित होता है ये। बस हो गया, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सेवन नंबर का सवाल। ये तो आसान है, एक बार आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूँ। एक बार अपने विचार प्रकट करें प्लीज। सर जो क्वेश्चन है थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, डाउन नीचे से खोल के दे। थोड़ा, मतलब स्लाइड डाउन कर दीजिए सर थोड़ा, ऊपर जो क्वेश्चन हेडिंग क्या है वो दिख नहीं रही है। सम्मिलित करना है, मैच करना है मैम। ठीक है, अब ठीक है, बताओ सर सामने सामने हो गया। लिख रहे हैं क्या हो गया। ऑप्शन। देखो, अवमानना एक शब्द यहाँ पर दिया गया है हमारे सामने, अगर देखते हैं हम लोग, अवमानना शब्द। होगा सर शायद देखो फर्स्ट। बेसिकली क्या है मैं बता दूं आपको, ये एक प्रकार का ये शब्द ऐसा, देखो ये ट्रेडिशनल शब्दों का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसमें जैसे एटीट्यूड है, मतलब अभिवृत्तियाँ हैं, फिर एक तरफ व्यवहार दिया गया है ना। तो यहाँ एक शब्द है अवमानना शब्द को लेकर। अवमानना को आप कह सकते हो एक प्रकार से कंटेम्प्ट, है ना। और दूसरी तरफ दिया गया फिर नीचे में शत्रुतापूर्ण, फिर एक दिया गया है स्वीकारता, एक दिया गया है सहयोग। ऐसे बनाए गए हैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स। अब इन शब्दों के आधार पे अगर मैं आप लोगों से मैच करने के लिए बोलता हूँ तो अवमानना किसको मैच करेगा? अवमानना अधिनायकी को। अब समझना, ये थोड़ा सा अलग अलग शब्द है, नए नए शब्द हैं, आप इसके मीनिंग को नहीं जानते होंगे तो आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ये जो अधिमानिकी ये शब्द है ये व्यवहार है एक प्रकार के, ये आपका एक प्रकार का व्यवहार है। अवमानना अधिनायकी में ये इसलिए कहता है कि अवमानना करने वाले व्यक्ति का व्यवहार अक्सर दबंग और आदेशात्मक होता है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे समझने वाली बात ये, सुनना मेरी बात को, है ना। यहाँ जो अवमानना है वो एक प्रकार से कंटेम्प्ट है, और ये कंटेम्प्ट रिलेट कराता है अधिमानिकी को। और अधिमानिकी मतलब ये दर्शा रहा है आपको कि अवमानना करने वाले व्यक्ति का व्यवहार अक्सर दबंग और आदेशात्मक होता है, और ये बात सत्य है, इसलिए पहले का पहला ही मैच होगा। दूसरा है शत्रुतापूर्ण या प्रतिकूल। देखिए शत्रुतापूर्ण का मतलब होता है प्रतिकूल, है ना। मेरा कहने का भाव ये है पैतृक शब्द से
कि प्रतिकूल या शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्ति का व्यवहार पारंपरिक या नियंत्रण परक होता है। प्रतिकूल और पैतृक शब्द में यहाँ प्रतिकूल या शत्रुतापूर्ण अभिवृत्ति का व्यवहार जो होता है वो पारंपरिक या नियंत्रण परक होता है, मतलब कंट्रोल में होता है, इसलिए ये इससे मैच होगा पैतृक से, है ना। और एक शब्द है स्वीकार्यता और व्यवसाय, इसका सदृश्य। स्वीकार्यता या तटस्थ अभिवृत्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक होता है। ये जो व्यवहार होता है इसका उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक होता है, यानी ये व्यवसाय सदृश्य होगा। और सहयोग और सहभागी, सहयोग जो है सहयोगी एटीट्यूड का व्यवहार समूह और समुदाय में भागीदारी को बढ़ावा देता है ना। ये भागीदारी को बढ़ावा, सब सामने सामने मैच होता है। तो इस सभी प्रकार के अभिवृत्तियां और उनके व्यवहार के उदाहरण को ये संक्षिप्त में एक प्रकार से आपके सामने प्रकट किया है ना। संक्षिप्त में आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। क्या आप सीधा सीधा इसका मीनिंग बताएं, इसका क्या अर्थ होगा। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मेरी बात समझिएगा। किसी की राय को नकार देना, मेरी राय है, आप मेरी राय को नहीं मानते हो। आदेश देना और दबंग जैसा व्यवहार दिखाना, बताओ क्या कहलाएगा वो किस बिहेवियर का पार्ट बनेगा? अधिमानकी का पार्ट बनेगा। और आप कौन सा एटीट्यूड आप मेरे सामने दर्शा रहे हो? इसका मतलब है अवमानना दर्शा रहे हो, है ना। मेरी बात को आप नकार दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, दबंग जैसा बिहेव कर रहे हो। ये इस शब्द को मैं कहूँगा कि ये आपका व्यवहार है, उसी व्यवहार को अधिमानकी बोलूँगा। और वो व्यवहार का एटीट्यूड जो कहलाएगा वो अवमानना कहलाएगा। दूसरी बात मैं करता हूँ कि दूसरों पर नियंत्रण रखना, विरोधियों के प्रति कठोर रवैया अपनाते हो आप दूसरे के प्रति नियंत्रण रखते हैं भी हैं, या दूसरों के प्रति क्या करते हैं, नियंत्रण रखना, विरोधियों के प्रति कठोर रवैया अपनाते हो, तो बताओ वो कौन सा बिहेव कर रहे हो आप? तो वो पैतृक व्यवहार कर रहे हो आप। पैट्रिकचल इसको बोलते हैं, इसको पैतृक व्यवहार कर रहे हो आप। और ये दर्शाता है आपका एटीट्यूड शत्रुतापूर्ण, यानी आप शत्रुतापूर्ण हो, आप अनुकूल नहीं हो, आप प्रतिकूल बिहेव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ना विरोधियों के प्रति कठोर रवैया अपना रहे हो, इस वजह से। फिर उसके बाद परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक निर्णय ले रहे हो। परिस्थितियों के अनुसार मतलब जैसी परिस्थिति देख रहे हो उसके अनुसार आप क्या कर रहे हो, अपने व्यवहार में निर्णय ले रहे हो और तटस्थ रवैया अपना रहे हो। तो वो कौन सा आपका व्यवहार कहलाएगा? व्यवसाय सादृश्य कहलाएगा आपका वो। और वो एटीट्यूड क्या कहलाएगा आपका? वो आपका स्वीकारता कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले रहे हो, इसलिए स्वीकार रहे हो उस चीज़ को, है ना। तटस्थ रवैया मतलब कठोर रवैया अपना रहे हो आप। और सहभागी का मतलब ये था कि समूह में मिलकर काम कर रहे हो आप, निर्णय में भाग ले रहे हो और समर्थन दे रहे हो। तो इसका मतलब है आपका जो व्यवहार है वो सहभागी है। समूह में मिलकर काम कर रहे हो, निर्णय में भाग ले रहे हो और समर्थन दे रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप सहभागी व्यवहार कर रहे हो। लेकिन एटीट्यूड आपका कौन सा है? एटीट्यूड आपका बोलिए सहयोग वाला है। कौन सा है? सहयोग वाला। अब बात समझ में आई? ये क्वेश्चन बताओ ABCD। सर ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? मतलब ये अधिनायकी वगैरह जो शब्द है वो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हो। ये क्वेश्चंस बिहेवियर से लिए गए हैं, है ना। जिससे प्रॉब्लम्स आता है, एक आपके पास एक डिजीज़ की जो है टाइप दिया गया है डिजीज़ के बारे में पढ़ने के लिए, है ना, बीमारियों वगैरह के बारे में पढ़ने के लिए। और उसमें एक एटीट्यूड दर्शाया गया है कि आपका क्या एटीट्यूड होगा, क्या बिहेवियर होगा, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ बीमारी डिजीज़ वगैरह आते हैं, जहाँ बेसिकली आप मान लो किसी सेवार्थी के साथ काम कर रहे हो, ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, तो ग्रुप में भी आपके सामने इस तरीके के व्यवहार प्रकट करने वाला अपोजिट व्यक्ति हो सकता है। तो उस समय उस शब्द को क्या बोलोगे? ये चीज़ें हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि केवल डिजीज़ से संबंधित, केस वर्क में आपका ये बिहेवियर देखने को मिल सकता है, इस तरीके का व्यवहार। आपका ग्रुप वर्क में भी लोगों का इस तरीके के व्यवहार देखने को मिल सकते हैं। कम्युनिटी वर्क में भी इस तरीके का व्यवहार आपको देखने को मिल सकते हैं। और उन्हीं व्यवहार को क्या नाम दिया जाता है, उसी का एटीट्यूड यहाँ पर दर्शाया गया है। समझ रहे हो बात को? ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस से नहीं है, ये भी आपके सर इसकी भी एक पीडीएफ दे देता। ये सारी क्लासेस होंगी, ये सारी क्लासेस में होंगे, उसमें कैसे अभी थोड़ी कोई चीज़ प्रोवाइड करा देंगे ऐसा में। ये जी सर होंगी ना, ये सब पर बात होगी। जी सर। ठीक है,
ये सारी चीज़ों पर बात की जाएगी मैडम। आगे बात करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो, वॉटसन और रैनी। वॉटसन और रैनी के चिकित्सात्मक उद्बोधन की अवस्थाओं को अवरोही, देखो अब यहाँ पे अवरोही क्रम आ गया है ना, घटते क्रम होगा ना ये, बोलो यस या नो। जी सर। तो चलो बताओ, इस प्रक्रिया में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सही विकल्प का क्या चुनाव करना उचित समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 79 नंबर का सवाल है। बोलो। क्वेश्चन नंबर 79। चलो मैं बताता हूँ। वॉटसन और रैनी, सुनिए, वॉटसन और रैनी ने बेसिकली चिकित्सात्मक अवबोधन की अवस्था दी है। ये एक नाम है, जैसे आपने नाम सुना है इवान पैट्रिक पावलाव को। आईपी पावलाव ने क्या दिया है, बता सकते हो कोई? आईपी पावलाव ने क्या दिया है? शास्त्रीय क्रियानुबंधन सिद्धांत। हाँ, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। जी सर। सीसीटी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसने दिया है, आईपी पावलाव ने। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ वॉटसन और रैनी ने क्या दिया है, तो इसने चिकित्सात्मक उद्बोधन, है ना, ये देखो एक प्रकार से थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है, इसको क्या बोलेंगे, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का शुद्ध हिंदी उद्बोधन है, संचार है। संचार लिखते तो आप आसानी समझ जाते हो, कम्युनिकेशन उसकी अवस्था है। उसकी बेसिकली कितनी अवस्थाएं हैं, इसके क्रम में इन्होंने अवरोही क्रम में दिया है। अवरोही का मतलब होता है डिअसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो मैं आपको बता दूं, चिकित्सात्मक अवबोधन की कुल 4 अवस्था दी है। पहली अवस्था जो है चिंतन में परिवर्तन करना, चिंतन में परिवर्तन करना, प्रत्यक्ष ज्ञान के या प्रत्यक्ष ज्ञान में रूपांतरण होना, है ना। पहले बात को समझिएगा अच्छे से। तो अगर ये मान लीजिए पहले नंबर का है तो आएगा आखिरी में, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आखिरी में आएगा। ये देखो लास्ट में है ना, ये लास्ट में। लेकिन इससे समझिएगा, अभी बात की कंप्लीट नहीं हो रही है, केवल बात को समझना, क्योंकि मैं क्रम में मैं आपको क्रम में बता रहा हूँ। फिर दूसरा आता है आपका विशिष्ट अशांतिपूर्ण मुद्दों को संदर्भित करने के लिए सूचनाओं का अनावरण करना, है ना, तो यानी ये बी वाला हो गया। तीसरा आपका आता है व्यवहारात्मक प्रयोगात्मकता, यानी ये तीसरा आ जाएगा। चौथा आपका दर्शाता है किसी के अनुभव पर अनुभवजन्य रूप से फोकस करना या शब्दों को स्पष्ट करना, ठीक है, ये आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का पार्ट बन रहा है, ये तो क्रम में आपका चला जाएगा। तो आप यहाँ पर दर्शाएंगे सबसे पहले क्या, पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें आप ना व्यवहार परक प्रयोगात्मकता में संलिप्त को होना, मतलब ये है व्यवहारिक प्रयोग यानी अभ्यास पर बेस्ड होना, अभ्यास पर बेसिकली प्रैक्टिस पर बेस्ड होना। तो इसका मतलब मैं आपसे कहूँगा कि सी वाले को पहले रख लीजिए, ठीक है, एंड उसके बाद आप ए को रखिए, यानी ए वो है जो आपको ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है चिंतन में परिवर्तन करना, प्रत्यक्ष ज्ञान में रूपांतरण को दर्शाना, ठीक है, चिंतन में परिवर्तन, थिंकिंग में बेसिकली क्या चेंजेस लाना, है ना। तो आप ए को दर्शाइए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डी यानी किसी के अनुभव और अनुभवजन्य रूप से फोकस करना और शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से करना, यानी डी को दर्शाइए। सी ए डी को दर्शाइए, लास्ट में बी को लिख दीजिए। विशिष्ट अशांति मुद्दों को सूचना का अनावरण करना, ठीक है, अनावरण करना मतलब सिंपल हो रहा है आपका यहाँ पे समस्या की पहचान करके उसकी खुलासा कर देना या उस पर आगे की क्रिया पर गोल करना, है ना। तो यहाँ सिंपल बात है। मैं अगर आपसे बात करूँ इस प्रश्न के आधार पर इनकी अवस्थाओं पर, तो इनकी 4 अवस्थाएं वॉटसन और रेने का याद रखिएगा।
और ये चारों अवस्था चिकित्सात्मक उद्बोधन को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। चारों की चारों अवस्था, चारों की चारों अवस्थाएं। इंग्लिश में नाम क्या बताया सर? इसको इंग्लिश में थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाएगा, है ना। थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस के नाम से इनकी अवस्थाएं बेसिकली इंग्लिश में जानी जाएंगी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? एक बार स्पष्ट करो। ठीक है, थैंक यू सर। है ना। किसी के अनुभव और अनुभवजन्य के रूप में फोकस करना, शब्दों को स्पष्ट करना, ये पहली बात होगी। मैं पहला चरण बता रहा हूँ, किसी के अनुभव पर लेकर, है ना। एक्सपीरियंस, रोगी के अनुभव और भावनाओं को समझना कौन सा चरण कहलाएगा? पहले ही तो कहलाएगा, है कि नहीं। रोगों के व्यवहार को अवलोकन करना, व्यवहारिक अभ्यास दर्शाना, दूसरे चरण को दर्शाएगा। समस्या के मुख्य कारण को जानना, वो तीसरे काम को दर्शाएगा, है कि नहीं। चिंतन में परिवर्तन लाना, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करना, यह अंतिम चरण कहलाता है। एक ट्रिक है, आप चाहो तो इसकी आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए, मैं लिखवा देता हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। वॉटसन एंड, अरे यार, रेनी, ये हो गया रेनी, ये नाम है, ठीक है। अब इनके चरणों की बात अगर हम करें तो नंबर 1, किसी अनुभव पर फोकस करना, ठीक है। किसी अनुभव को फोकस करना और मतलब रोगी के अनुभव और भावनाओं को समझना, ये पहला चरण है। दूसरा है व्यवहार परक, प्रयोगात्मक। इसका मतलब रोगी के व्यवहार का अवलोकन करना, ठीक है। नंबर 3, विशिष्ट अशांति मुद्दों को संदर्भित सूचना, यानी विशिष्ट मतलब विशेष कर लो, विशिष्ट का विशेष भी बोला जाता है। विशिष्ट अशांति कर मुद्दों पर बात करना, अशांति कर मुद्दों पर, ठीक है। मतलब समस्या के कारण और तनावजनक मुद्दों को उजागर करना, मतलब रीजन को जानना है, यहाँ पे कारणों को जानना है यहाँ पर। चौथा, चिंतन में परिवर्तन, चिंतन में परिवर्तन, है ना। अंतिम रोगों मतलब रोगी के सोच, दृष्टिकोण में परिवर्तन और व्यवहार में सुधार करना, ये बातें दर्शाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली बच्चे ने शायद इस पेपर को इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे। अगर आप कोई क्वेश्चंस अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करके उसको छोड़ देंगे या सेव करके, तो वो आपको इंग्लिश में शो होगा। लेकिन हिंदी वाले में जो पेपर आए थे, बच्चे जो हिंदी में दिए थे, वो हिंदी में ही आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। यहाँ आप मत सोचिएगा कि हिंदी में भी इंग्लिश आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी बेसिकली क्या है, सम्मिलित करना है। जैसे यहाँ पे जो है कंटेम्पेंसेशंस की बात की गई है, इसका मतलब है पूर्व चिंतन की बात हो रही है, यहाँ पे पूर्व चिंतन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और केवल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंटेम्पेंसेशंस के बारे में, तो इसका मतलब होता है केवल चिंतन। और परसेप्शन का मतलब क्या होता है, तैयारी। प्रतिक्षण भी कहीं कहीं बोला जाता है, इसको तैयारी भी कह सकते हो आप, है ना, तैयारी भी बोल सकते हो आप। और एक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिया या कार्यवाही भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब देखो इसका आंसर वो तो होगा ना सर। एक मिनट, एक बार देखने दीजिए मुझे। अगर मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि ये आपका पूर्व चिंतन है, तो पूर्व चिंतन मैच किससे होगा, नॉट सीइंग अ प्रॉब्लम, मतलब आपका कोई समस्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब यही है कोई समस्या, पूर्व चिंतन में कोई समस्या नहीं दिखती है। और ये बात सही, जब पूरा काम करोगे उसके साथ तभी दिखेगा ना, तो एक का दूसरा मैच कर लीजिए, ठीक है। और फिर आता है चिंतन। और चिंतन में क्या होता है, किसी समस्या को देखना, इसका मतलब हो जाएगा ये पहला। सीइंग का मतलब देखना, सीइंग अ प्रॉब्लम्स एंड द कंसीडर्स वेदर टू द एक्ट, तो इसका मतलब हो गया कि आपने क्या किया, किसी समस्या को देखना और उस पर विचार करना और फिर उस पर क्रिया करना, यानी बी का एक हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना आपको? इनका मतलब आप देखो मीनिंग समझ लो भाई, जे साइड से बात है। पूर्व चिंतन का मतलब वही होता है, जो चीज़ें दिखाई ना दे, समस्या कहाँ दिखाई देगी, जब आप उस पर अध्ययन करोगे तब समस्या आपको दिखाई देगी, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है,
परसेप्शन का मतलब तैयारी भी होता है, प्रत्यक्षण भी होता है ना। और इसमें शीघ्र कोई क्रिया के लिए ठोस योजना बनाया जाता है परसेप्शन में, मतलब मेकिंग। प्रिपरेशन सर, प्रिपरेशन। हाँ, आप सीधा सीधा कह लीजिए प्रिपरेशंस। हाँ, प्रिपरेशंस मतलब तैयारी भी, बिल्कुल बिल्कुल सही, तैयारी होगा। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी होगा, मैं सब जो है परसेप्शंस है। प्रिपरेशंस का मतलब तैयारी, तैयारी का मतलब सीधा हो जाएगा ना कि शीघ्र कोई क्रिया करना या उस पर कोई ठोस योजना बनाना या एक्शन लेना, है ना, प्लान करना। यानी आप सी को क्या कहोगे फिर बताओ? प्रिपरेशंस और हाँ सर यही है, फोर्थ ही है, ठीक है। और एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिया। एक्ट सून। हाँ, और क्रिया का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है डूइंग समथिंग टू चेंज। डूइंग समथिंग टू चेंज। हाँ, यानी हाँ। तो यानी आपका डी का 3। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हुआ है? पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका पहला ऑप्शन, फर्स्ट। ठीक है। तो इस तरीके से यह विकल्प आपका सही चला गया। सर आपकी आवाज ना बहुत दबी दबी आ रही है। चलिए अच्छा ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, है ना। अब बाकी इसके आगे कल करेंगे, ठीक है ना। ये जो है आज शाम की क्लास रहेगी आप सभी लोगों की, ठीक है। शाम की क्लास आप सबकी 6:15 रहेगी, ठीक है ना। केवल सी। सर एक सवाल पूछना है। हाँ बताइए, क्या सवाल है? सर ये है कि जो जो यूनिट कंप्लीट हो गए हैं उनका शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हो सकता है?